हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं जैसे कि मैंने पिछले 2-3 लेक्चर अपलोड किए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, अब चैप्टर सेकंड के ऊपर चलते हैं अपन। तो चैप्टर सेकंड के अंदर दे रखा है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। पहले ही अपन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2H में पढ़ सकें कि जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल एग्रीमेंट है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, ठीक है, जिनको जाके आप कोर्ट में ठोक पे जाके ले सकते हो, अपना हक मांग सकते हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ही पार्टी मांग सकती है, दो के बीच में करार होते हैं, आपको पता है, दो या दो से अधिक पक्षकार के बीच में करार होते हैं। तो एक ही पार्टी जब डिमांड कर सकती है कोर्ट से, ठीक है ना, एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, और एक पक्ष के ऊपर निर्भर करता है, तो वह होते हैं वॉइडेबल, शून्य करने करार होते हैं। 2I के अंदर दे रखा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है जो अब इनिशियो ही वॉइड होते हैं, शुरुआत से ही मतलब है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे किसी को मारने का कर लिया, ठीक है, किसी शत्रु देश के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे चांद से तारे तोड़ के मतलब चांद से तारे तो क्या तोड़ेंगे, आसमान से तारे तोड़ के लेके आने का करार कर लिया, इम्पॉसिबल चीज़ें कर ली, ठीक है ना। इम्पॉसिबल पे सेक्शन जो 56 है आरजेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरजेस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नैराश्य का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। तो ये थी वॉइड एग्रीमेंट जो 2G के अंदर दे रखे हैं। सेक्शन 10 पूरी इस मतलब कहते हैं ना स्पाइनल कोड है। सेक्शन 10 इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर इस सेक्शन की बातें अगर आपको समझ में आ गई, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहला ये कहता है सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या कौन से करार संहिताएं होती है। संहिता कह दो, अनुबंध कह दो, एक ही बात है। कौन से करार संहिताएं होती है, सब करार संहिताएं हैं यदि वह संहिता करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों और प्रदत्त द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हों, तो ऐसे ही सारे करार क्या होंगे, संहिताएं होंगे। And all agreements are contract if they are made by the free consent, if they are made by the free consent of the parties to the contract। पहली बात तो ये, दूसरी बात है lawful consideration, तीसरी बात है lawful object, और चौथी क्या, पांचवी बात है इसमें, नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, क्योंकि पहली बात क्या थी, फ्री कंसेंट थी, ठीक है। 5 कंडीशन है, याद रखना, ठीक है। 5 कंडीशन है, इसके अंदर 5 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पहली है फ्री कंसेंट, दूसरा है पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कुछ एक सेक्शन अपन आगे पढ़ेंगे जिनके अंदर मतलब एक्सप्रेसली मना कर दिया, जैसे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है, ठीक है ना। तो लॉ द्वारा मतलब ऐसे कोई करार नहीं होने चाहिए कि जो पहले ही से ही एक्सप्रेसली वॉइड है, शून्य है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। बाकी जितने भी अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंदर हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। स्वतंत्र सहमति के लिए धारा जो सेक्शन है 14 से 22 के अंदर दे रखे हैं, सेक्शन 14 to 22 दे रखे हैं। लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में भी दे रखा है सेक्शन 23 के अंदर। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी भी दे रखा है सेक्शन 11 और 12 के अंदर, ठीक है। पक्षकारों का सक्षम होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति क्या होती है, छोटे छोटे एक एक लाइन में मैं समझा देती हूँ। स्वतंत्र सहमति ऐसी होती है कि आप बिल्कुल बेखौफ होकर अगर किसी चीज को आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो चीज है, आपके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है उस चीज को करने के लिए, किसी चीज को मानने के लिए। जैसे ए ने मेरे से किसी ने संहिता की कि मुझे पढ़ाना ही होगा और बंदूक की नोक पे कर ली, तो ये मेरी स्वतंत्र सहमति नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई करार करता है सीधे सीधे कि हाँ आपको पढ़ाना होगा और इतने पेमेंट पे और इस हिसाब से पढ़ाना होगा, तो ये करार तो मान्य होता है। लेकिन अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करके मुझसे पढ़ाने का अगर कोई एग्रीमेंट किया, तो वो स्वतंत्र सहमति में नहीं आएगा, सीधा है। फिर है पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब क्या पागल के साथ आप कर सकते हो, हाँ। ऐसा कोई व्यक्ति कोई दिवालिया घोषित है, ठीक है, कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, और कोई ने दोषी घोषित कर दिया,
कि ये तो जेल के अंदर है, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होनी चाहिए, इडियट नहीं होनी चाहिए। इडियट वो लोग होते हैं जो जन्म से ही पागल होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को, पागल व्यक्ति के साथ आप करार वगैरह नहीं कर सकते। माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 साल दे रखी कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी पावर है 18 साल माइनॉरिटी की दे रखी है अपने, ठीक है। वयस्कता की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो 18 साल से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट। बाइक चलाने नहीं देते थे पहले के पेरेंट्स, तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे, बाकी 18 साल होने से पहले पहले फ़ोन और बाइक नहीं मिलती थी। तो एक्सप्रेसली वॉइड मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को मारने के लिए सुपारी लेके आ गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी का मर्डर करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जैसे मान लो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी मतलब ऐसा करार नहीं होना चाहिए जैसे जैसे मान लो सट्टेबाजी का हो गया, जैसे लॉटरी राजस्थान के अंदर नहीं अधिकतर बैन ही है। तो लॉटरी वाले कर लिए आपने और लॉफुल ऑब्जेक्ट वाले कर लिए, तो इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए। किसी के घर में डाका डालने का करार कर लिया, ठीक है ना, तो हम मिल बैठ के खाएंगे, बांटेंगे और मज़े करेंगे, ऐसे बैकपाइपर नहीं लगाना है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, 5 शर्तें थी इसके अंदर। फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय द लॉ होना चाहिए, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन अगर किसी चीज़ें अंदर ये सारा मसाला है तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात है। आगे है, नथिंग हियर इन कॉन्ट्रैक्ट शैल इफेक्ट एनी law in force in India and not hereby expressly repealed, by which may contract is required to be made in writing or in presence of the witnesses or any law relating to the registration of document। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिया के अंदर, इससे भी पहले कोई विधि थी, लो तो होंगे, कानून नियम कायदे हैं ही, ठीक है। हो सकता है कोडिफाइड तरीके से नहीं हो, पूरी तरीके से ऐसे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कानून नियम कायदे सब जगह है। तो पहले से कोई नियम कायदे थे, कोई कानून थे, उसके तहत कोई संविधाएं की गई है, उस रूप में की गई है। कोई ऐसी संविधाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन तहत के एक्ट या उनके तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए और है, तो उन सब चीज़ों का उस वो संविधा उसी तरीके से होगी, उन चीज़ों को इफेक्ट नहीं कर सकते, उन चीज़ों पर ये चीज़ें प्रभाव, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रभाव नहीं डालता है। तो वो और एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट उसी रूप में किए जाने चाहिए। तो ये तो था सेक्शन 10। सेक्शन 10 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 10 के ऊपर एक्सप्रेसली केसेस मतलब केस क्या थे, सेक्शन 10 के ऊपर केस तो आते ही हैं। केस तो सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस है सब इसमें डाल सकते हो किसी ना किसी रूप में, ठीक है। पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, सारे जितने केस इसके अंदर होंगे सारे धारा 10 के अंदर अनुकूल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ही यही हैं। तो कोई सा भी केस डाल दो जो आपको पसंद हो, जो ज़्यादा याद रहता हो, और उसको रिलेट ज़रूर करना है, ठीक है ना, बताना है कि कॉम्पिटेंसी, जैसे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में आप मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का डाल सकते हो। माइनर था, माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, पैसे दे दिए उधार और दिए नहीं, तो अब इनिशो वॉइड है, तो ऐसे करार आप डाल सकते हो, कोई सा भी डाल सकते हो, रिलेट ज़रूर करना। ऐसे नहीं कि अपनी अधूरी बात, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, आगे चलते हैं सेक्शन 11 के ऊपर। हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वे व्यक्ति, हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेच्योरिटी, जो उस विधि के अनुसार यद्यतन है, प्राप्तव्य हो, मेजोरिटी मतलब प्राप्तव्य हो, और अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का हो, स्वचित्त हो, और किसी विधि द्वारा जिसके ये अध्ययन हो, संविदा करने के लिए निर्हित न हो, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू द विच सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। डिग्लोट है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। मतलब जो माइनर नहीं हो, जो माइनर नहीं हो, जो साउंड माइंड का हो, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हो। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब है जो शत्रु देश से, अगर शत्रु मतलब अपन बाहर चल रहे हैं
और वार के टाइम में अगर कोई शत्रु देश के नागरिक से अपन कोई संहिता करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड है। अगर मान लो कोई दिवालिया व्यक्ति से अपन करते हैं, कोई भगोड़े व्यक्ति से करते हैं, कोई कन्विक्ट जो जेल में है ऑलरेडी, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जेल से छूटने के बाद कर सकता है, जेल के अंदर रहते हुए नहीं कर सकता। तो इस तरीके की है चीज़ें। मेजोरिटी है, मेजोरिटी की एज होनी चाहिए, ठीक है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, साउंड माइंड, ठीक है, मतलब दिमाग तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेक्शन 11 में बता रखी है। मेजोरिटी की एज होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट टू पार्टी है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 12 कहता है व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, साउंड माइंड क्या माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से। आगे चले, सेक्शन 12 कहता है कि व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ही व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। कोई व्यक्ति संहिता करने के प्रयोजन के लिए स्वचित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संहिता करता है उस समय को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय करने में समर्थ है। कहने का मतलब है कि जब वो स्वचित मस्तिष्क का है, ठीक है ना, उसको समझ में आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात है, मतलब मैंने किसी व्यक्ति से करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपसे मैं है ना मतलब 10,000 रुपये में ये चीज़ खरीदूंगी। तो वो समझ रहा है कि 10,000 रुपये लेगा, जो भी है ये कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म करेगी तो 10,000 रुपये लेगी ही लेगी, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए वो मतलब कैपेबल है तो वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब उसको पता ही नहीं 10,000 होते कितने हैं, तो फिर वो नहीं कर सकता। तो फॉर द पर्पस ऑफ इफ एट द टाइम ही मेक्स ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट, और मतलब वो निर्णय ले सकता है कि हाँ उसे समझ में आ रहा है 10,000 और 10,000 उसे ठीक लग रहा है कि इस चीज़ के लिए 10,000 मुझे देने चाहिए, तो और वो रैशनल डिसीजन ले सकता है इस बात के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड सॉरी, अनसाउंड माइंड का रहता है, मतलब सारे दिन तो वो पागल रहता है लेकिन कभी कभी वो सही सही बातें कर लेता है। तो जब वो सही सही बातें कर ले ना उस टाइम उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और जब वो गलत गलत बातें कर रहा है और उस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया तो नहीं है। वसीयत आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, अधिकतर वसीयत साइन कब करवाते हैं, है ना, जब वो पागल वगैरह की उसमें होता है ना स्थिति में, तभी वसीयत साइन करवाते हैं उससे, है ना। इसमें इसका उल्टा कर लो, जो सही हो ना तब उससे वसीयत साइन करवानी है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए खाली, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख के बता जाना, क्या पता है तर्क संगत है या नहीं है। तो मैं तो खाली समझाने के लिए दे रही हूँ उसको एग्जाम्पल। तो जब जब वो पागल है ना तब तब तो उसे छोड़ दो। हाँ, दिन में 1-2 घंटे वो ज्ञान की बात कहता है ना, उसी ज्ञान की बात के अंदर उसको कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है। और अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साइड माइंड, सारे दिन तो अच्छा रहता है और कभी कभी जैसे रात के 8 बजे और दारू पी के हो गया टल्ली वो तो, और पता ही नहीं उसको होश नहीं है वो है कहाँ पे, और वहां उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, ठीक है ना। मेक तो अनसाउंड माइनस है, दारू का क्यों ले, मान लो तबीयत खराब हो गई उसकी, ठीक है, फीवर वगैरह हो गया और उससे उसको ध्यान ही नहीं है, सर तो दुख रहा है और उससे करवा लिया, सर दुखते दुखते अरे यार साइन करवा लिए, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। भले ही वो हो 24 घंटे साउंड माइंड का रहता हो, लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का हो गया और उसी दौरान आपने अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया अनसाउंड माइंड के तहत, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ओकेजनली साउंड माइंड होता है तब करवा लो, और ओकेजनली अनसाउंड माइंड है तो जब वो साउंड माइंड का हो तभी वैलिड होगा, जब अनसाउंड माइंड का है तब वैलिड नहीं होगा। इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, पहले वाले के लिए तो दे रखा है, ये जो पहली लाइन आई थी ना कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो व्यक्ति प्राय विकट चित्त जो भी है विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वचित हो जाता है, तो वह ऐसा स्वस्थ चित्त हो तब संहिता कर सकेगा, ठीक है।
अ पर्सन इज अ ल्यूनेटिक एस्लम, ठीक है, किसी उसमें ल्यूनेटिक एस्लम में होता है, हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग, ठीक है, जब जब वो साउंड माइंड का होता है तब तब वो कर सकता है। और दूसरा एग्जांपल इसमें दे रखा है, ओकेजनली अनसाउंड माइंड का होता है, सारे दिन साउंड माइंड का है लेकिन अनसाउंड माइंड का होता है। तो सैन मैन, ठीक है, और डिलीटियस फीवर हो जाता है उसको, और कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म ऑफ रैशनल जजमेंट of its interest cannot contract whilst such delirium or drunkenness last, ठीक है, या तो दारू पी के या फिर मान लो फीवर वगैरह हो जाए उसको, तो अगर उस दौरान नहीं कर सकता बाकी दौरान में कर सकता है। तो ये तो था सेक्शन 12 इसके अंदर। अब बात आती है सेक्शन 13 की, कंसेंट डिफाइन। कंसेंट को डिफाइन कर रखा है। सहमति क्या है, हाँ किसे मानेंगे। Two or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense. इसका एक फेमस लैटिन मैगजीन भी है, चाहो तो आप लिख लो, कंसेंसस एड ईडियम। कंसेंसस एड ईडियम का मतलब ये है कि कोई बात मैंने आपसे कही कि मैं 10,000 रुपये के अंदर मैं आपसे कपड़ा खरीदूंगी और 10 तारीख को खरीदूंगी और इस स्थान पर खरीदूंगी, और सामने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये में 10 तारीख को और मेरे बताए गए स्थान पर अगर मुझे कपड़ा डिलीवर कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मेरी सहमति मानी जाएगी, ठीक है। उसी सेंस में लेना, जैसा मैंने बताया है वैसा ही करता है तो उसे स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। ऐसा नहीं कि तोड़ मरोड़ के कर दिया, उसी सेंस में समझ रहा है कि वो मेरे से मांग क्या रहा है। अब मैंने तो मंगाया कपड़ा और उसने वो लेके आ गया मेरे लिए पेट्रोल, तो ये सहमति नहीं है। उसने सेम सेंस में समझा ही नहीं, कपड़ा मतलब कपड़ा ही होता है, पेट्रोल थोड़ा ना होता है, ये चीज़ें। तो सेम सेंस में सेम थिंग पे, और जब कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर एग्री होते हैं तो उसे सहमति या कंसेंट कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत होते हुए, सेक्शन 13 पढ़ रही हूँ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत होते हुए कहे तब कहे जाते हैं जब वह किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। फीलिंग्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, फीलिंग्स अलग अलग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, और आप जानते हैं इस चीज को, फीलिंग्स गड़बड़ होते ही सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो सेक्शन 14 पे चलते हैं अपन। स्वतंत्र सहमति किसे कहेंगे, फ्री कंसेंट किसे कहेंगे। फ्री कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट इज डिफाइंड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कोज्ड बाय, किसके द्वारा नहीं की जाती, 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 5 चीज़ों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला है कोवर्जन, जो सेक्शन 15 के अंदर है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो सेक्शन 16 के अंदर है। फ्रॉड जो सेक्शन 17 के अंदर है। मिस रिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 18 के अंदर है। और 5 है मिस्टेक जो सेक्शन 20, 21, 22 के अंदर है। कहने का मतलब है प्रपीड़न, कोवर्जन को क्या कहते हैं, प्रपीड़न, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस को कहते हैं असम्यक असर, और फ्रॉड को तो कपट कहते ही हैं। और द्रुपदेशन, द्रुप द्रुपदेशन और भूल, मिस्टेक को क्या कहेंगे, भूल। मिस रिप्रेजेंटेशन को द्रुप दुप यार द्रुप उपदेशन जो भी है वो कहते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कंटिन्यू बोलने से जीभ भी लड़खड़ा जाती है, क्या करें, बोलने की आदत भी नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा, अगर इनसे नहीं है तो फ्री कंसेंट कहा जाएगा। कंसेंट इज सेड टू बी कोज्ड व्हेन इट वुड नॉट, कंसेंट कब मानी जाएगी, जब इन सारी चीज़ों से मिस्टेक, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक द्वारा नहीं है तो उसे फ्री कंसेंट कहेंगे। ये सारी चीज़ें तो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। अब ये भी छोटे छोटे में दे तो दिया, अब इनके 2 पेज के अंदर यही गाथा है, किसे कोवर्जन कहेंगे, किसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे, किसे फ्रॉड कहेंगे, किसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे और किसे क्या कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे, भूल कहेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके, ध्यान रखना। मैं 1 से लेकर 19 तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी और कुछ सेक्शन आएंगे उनके में है थोड़े से ज़्यादा, इसके अंदर इतने एग्जाम्पल है नहीं टीपी एक्ट की तरह, तो थोड़े बहुत तो हैं ही इसके एग्जाम्पल। पहली बात आती है कोवर्जन, सेक्शन 14 सबको समझ में आता है, इजी सेक्शन है। सेक्शन 15 पे चलते हैं अपन।
सेक्शन 15 कहता है कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? प्रपीड़न पढ़ा था क्या? हाँ, प्रपीड़न। ठीक है, प्रपीड़न, कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, या तो आप करने जा रहे हो या धमकी दे रहे हो करने की। एक्ट एनी फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, जो अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया है। ठीक है ना, भारतीय न्याय संहिता जो कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी हुआ करता था, उसके तहत अगर आप कोई मतलब कोई ऐसा कोई कार्य है जिसको आप करवाना चाहते हो या करवाने की धमकी दे रहे हो या कर रहे हो, और द अनलॉफुल डिटेनिंग, या किसी को अवैध रूप से रोक के रख रहे हो, और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ठीक है, थ्रेटनिंग टू डिटेन या रोकने की धमकी दे रहे हो किसी की भी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी, द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किसी भी तरीके से वो आपके साथ मतलब करार कर ले, एग्रीमेंट कर ले। ठीक है ना, इस तरीके से आप उससे डरा धमका कर, ठीक है, उसको रोक कर, उसको बंधक बनाकर, अगर आपने कई बार इंडियन मूवीज के अंदर देखा होगा, ठीक है, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर, कि उसको कुर्सी पर रस्सी से बांध देते हैं और फिर उससे डिमांड करते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं, और है वही चीज कोर्सन है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे सारी चीजें क्या है, आईपीसी बीएनएस के अंदर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर जो इनसे अगर कोई दबाव में आकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कोवर्जन से पीड़ित है, और कोवर्जन से अगर पीड़ित हो गया तो फ्री कंसेंट नहीं है, और फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब समझ में आया फ्री कंसेंट सबसे पहले सेक्शन 10 में क्यों दे रखी थी? ठीक है, तो ऐसे चीजों को रिलेट करना है, आसानी से लो भी समझ में आ जाएगा, जजमेंट भी दे देंगे अपन, और एग्जाम पे पास कर लेंगे। ठीक है, explanation है, it is immaterial whether the IPC is or is not in force in the place where the coercion is employed। ठीक है, तो कोर्सन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर आईपीसी लागू होती है नहीं होती है, इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो इसको, ए ऑन द बोर्ड ऑन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes बी टू enter into an agreement by an act of amounting criminal intimidation, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द आपराधिक अभित्रास तो होता है शायद, क्रिमिनल हाँ, आपराधिक अभित्रास, देखो इतनी हिंदी तो मेरे को भी आती है। हाँ, आपराधिक अभित्रास, बस आपको भी ऐसे ही याद कर लिए, बस मैंने कुछ कुछ पॉइंट छाट रखे। हाँ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास। ठीक है, बहुत अच्छे नाम है वैसे हिंदी के अंदर तो, और भी ज्यादा डराने के हिसाब से। तो ऐसे ही याद कर लो, कोई हिंदी और इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी जज बनो, गली गली जज होना चाहिए। ए आफ्टरवर्ड सूज बी फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट कलकत्ता, मतलब ए एक शिप पर था, ठीक है ना, इंग्लैंड वाली शिप पर था, और बी के साथ ऐसा कोई आपराधिक अभित्रास्त करके, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके क्या करता है, डराता धमकाता है, कोई एग्रीमेंट में एंटर करवाना चाहता है। ए आफ्टरवर्ड सूज बी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कलकत्ता। अब ए ने डरा धमका के किया, और कहता है कि बी ने मेरा वो किया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कहाँ से करेगा, कोर्सन उससे तो डरा धमका के तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया शिप जहाज के ऊपर। ठीक है ना, तो अब जहाज के ऊपर मान लो गोली ताक के करवा दिया, कि बंदूक रख दी और कहती है कि कर रहा है तो कर ले, नहीं तो या तो मरेगा या तो कूद भी नहीं सकता, दोनों चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। तो ऐसा अगर किया तो ए का ये डिफेंस ही नहीं ले सकता कोर्ट में, ए हैज एम्प्लॉयड कोर्सन ऑल्दो इज एक्ट नॉट एन ऑफेंस बाय अ लॉ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसा कोई अपराध नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर तो है। किसके अंदर है, 506 के अंदर अपराध है आईपीसी के अंदर। नहीं, इसकी धारा भी हो गई है, नई धारा बताते हो, रुको 1 मिनट। देखो, क्रिमिनल क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए बीएनएस की धारा है 351, 351, 351 क्लोज 1 में तो दे रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन, क्लोज 2 के अंदर दे रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पनिशमेंट, 2 और 3 के अंदर, 4 के अंदर दे रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय बाय एन अनोनिमस कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अनोनिमस, ठीक है, गुमनाम। अनोनिमस का मतलब शायद गुमनाम ही होता है, और देख लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो 351 के अंदर दे रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसके तहत किया है
तो मतलब ए का ये जो डिफेंस है वो कोर्ट ने सिरे से ही खारिज कर दिया, कहा कि आपने तो ये कोर्जन प्रेफरेंस से किया है, बी को इन्फ्लुएंस किया है, मैं ठीक है दबाव डाला है उसके ऊपर, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। चाहे ये इंग्लैंड के अंदर नहीं है लेकिन हमारे इंडिया के अंदर तो है, और हम तो इंडिया के अंदर रहते तो इंडिया की बात मानेंगे ना, भारतवासी तो भारत की बात मानेंगे, इंग्लैंड की क्यों मानेंगे, इस तरीके से। अब सेक्शन 16 है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? असम्यक असर। असम्यक असर की परिभाषा है ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अंडरलाइन कर लेना, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर ऐसी की ऐसी लिखनी है, एंड यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है, ये भी लाइन ऐसी की ऐसी लिखनी है। ठीक है, दो तीन लाइनें हैं। ठीक है, ऐसे एज इट इज उठा के लिखनी है एग्जाम के अंदर। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि अगर किसी की विल को, किसी की इच्छा को डोमिनेट करता है और उससे कोई करार करा लेता है और उससे कोई गलत लाभ उठाता है, जैसे ये तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, किसी लड़की को मान लो पढ़ाने के बहाने आप उससे रेप कमिट करते हो, या कोई मतलब कोई टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है कि तू, मैं तेरे को ना अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो गांव से तो आता ही है और रोज है ना छाछ दूध दही और लिया है का जो भी घी मक्खन जो भी रहता है, बाकी मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, तो विल को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब किसी की भी इच्छा को डोमिनेट करके, ठीक है, चाहे एडवोकेट क्लाइंट हो, चाहे फादर या सन का रिश्ता हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ का तो मेरे को एक बार क्लियर नहीं है इसमें, और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे के विल को रोज ही डोमिनेट करते हैं वैसे, तो मुझे पता नहीं है इसका लीगल इफेक्ट। तो हस्बैंड वाइफ का तो मैं एग्जांपल नहीं दे सकती आपको, और टीचर और स्टूडेंट का है इसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट का हो सकता है। तो ऐसी जो पोजीशन के अंदर जो व्यक्ति है, विश्वास के अंदर कहते हैं ना, पारस्परिक विश्वास के अंदर जो व्यक्ति है, और वही अब एक दूसरे की विल को डोमिनेट करके दबाव में लेके कोई गलत फायदा उठाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। ओके, अब आगे इसका जो क्लोज 2 है, वो जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है? इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडियस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अगर ये चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन में किसी की इच्छा को डोमिनेट करता है, तो वह उस पोजीशन में माना जाता है, उस स्थिति में माना जाता है कि वह अगले व्यक्ति की इच्छा को क्या कर रहा है? दबा रहा है, और उससे वह गलत लाभ लेना चाहता है। मतलब इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर माना जाएगा, कि विल ऑफ अनदर माना जाएगा। विशिष्टता, सेक्शन 16 को हिंदी में पढ़ रही हूँ। विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह ही कोई व्यक्ति किसी अन्य को इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है, जब वह उस अन्य व्यक्ति वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है, या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में हो। ठीक है, अगला पढ़ लिया मैंने। तो वैश्वासिक, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्यूडिशरी रिलेशनशिप वैश्वासिक संबंध है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का आपस में विश्वास होता है। ठीक है, एडवोकेट और क्लाइंट का आपस में विश्वास होता है, और वही व्यक्ति इस तरीके से गलत के लिए एक दूसरे का यूज ले लेता है, तो विल डोमिनेट ऑफ विल ऑफ अनदर माने जाएंगे। ठीक है, where he makes a contact with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness और mental पर, क्योंकि पहले भी बता दिया था competent पार्टी होनी चाहिए। यहाँ पर वो बीमार है और बेचारे से करवा लिया, ठीक है, या उसको थोड़ा सा उसको बहला फुसला के करवा लिया, सीधी सी बात। और इलनेस है, एज, उसकी एज ही कम है, माइनर वगैरह है, तब करवा लिया, तो डोमिनेट कर दिया आपने किसी भी तरीके से उसकी विल को, और फिर उससे करार कर लिया, तो भी वो मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। आगे पढ़ेंगे, वॉइडेबल होते हैं। फिर है पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट का अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है।
उसके बाद है सेक्शन 3, सॉरी सबसेक्शन 3 है इसका, वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम एंड ट्रांजेक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और द एविडेंस एड्यूस्ड or to be unconscionable, the burden of proving that such a contract was not induced by undue influence shall lie upon the person is in the position to will of another। अब मान लो कोई डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, मैंने कोई भी असमय कसर नहीं डाला है, तो ये बात उस डॉक्टर को ही प्रूव करनी पड़ेगी। एविडेंस जो अड्यूस पेश करने पड़ेंगे उस डॉक्टर को ही करने पड़ेंगे जो जिसकी विल वो पोजीशन में है कि जो उसकी विल को डोमिनेट करता है, अगला व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, अगला व्यक्ति तो केस कर रहा है ना कि इसने मेरी ली है, तो वो क्यों सबूत अगला थे, सामने वाली पार्टी थे कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये धारा जो 111 है एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय सॉरी हाँ साक्ष्य अधिनियम ही है, अब अधिनियम बन गया, मैंने हिंदी में बोल दिया इसको। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है ठीक है 1872 की धारा 111, अभी तो चेंज हो गई है, 1872 की धारा जो 111 है उसके तहत उसकी जो प्रोविज़न है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। एक बार 111 का प्रोविज़न पढ़ लेते हैं, बहुत फेवरेट सेक्शन है ये मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 111, सेक्शन 111 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ गुड फैक्ट इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन द रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। और एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था वही इस चीज़ को एक्टिव कॉन्फिडेंस में रिलेट किया गया है। उन सब व्यवहारों के समय सद्भाव का साबित किया जाना जिनसे एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। मैं एविडेंस एक्ट है मेरे सामने, उसको मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ धारा 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न रहे, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न रहेगा तो चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मोस्टली सब ये कहते हैं धारा 111 देख लेना, अब आधो को तो पता ही नहीं धारा 111 के अंदर लिखा क्या है। ठीक है ना, तो लोगों को पूरा समझने के लिए धाराओं को भी पढ़ो अंदर से। मैं बता देती हूँ एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर होता है तो वही व्यक्ति, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कह रहा है ये कि किसके ऊपर है ना सबूत का भार है। Where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stand to the other in a position of active confidence. Active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is in the party who is in the position of active confidence. Same वही बात है, वही कह रहा है कि जो active confidence के अंदर है वो कहता है कि नहीं मैंने ये मतलब ये कोई मतलब जोर जबरदस्ती दबाव के साथ नहीं किया है, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस पे है तो उसी व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस पे है। यहाँ पर भी यही बात है, जो फिड्यूशियल रिलेशन के जो विल डोमिनेट कर रहा है पर्सन, वही पर्सन बताएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं है। ठीक है, जज साहब मेरा इसमें कोई भी गलत इरादा नहीं था, उसको ही गलत इरादा बताना पड़ेगा जिसका गलत इरादा था। ठीक है, तो ऐसे अब क्या पता कुछ चीज़ें हो सकती है ऊपर नीचे बोल जाऊँ, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि मैं बहुत ध्यान देती हूँ बोलने पर कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ, क्योंकि मैं किसी को गलत राय या गलत कुछ नहीं सिखाना चाहती। जितना मेरे पास है उतना ही मैं आपको दे सकती हूँ और देना चाहती हूँ। इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, ए ने अपने बेटे को एडवांस मनी दी ड्यूरिंग हिज माइनरिटी के टाइम में। बी बिकम्स माइनर, बी कमिंग एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर द ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो बहुत बार होता है इंडिया के अंदर, तो देखो बच्चों से जो पैसे लिए जाते हैं ना वो वापस पेरेंट्स करते नहीं है, मैं भी नहीं करती। ठीक है, तो बच्चों से लिए हुए पैसे वापस नहीं करते, लेकिन ये कोई फॉरेन का बंदा था। ठीक है ना, इसने अपने बेटे से जब ये 18 साल से कम का था तब 10,000 रुपये या कुछ लिए होंगे। ठीक है, उधार में लिए होंगे, एडवांस मनी दी होगी, और जब वो मेजर हुआ, ठीक है मेजर हुआ तो उससे क्या उस पर है ना सूट करता है, या मतलब उसे बॉन्ड बना लेता है कि आप 10,000 के 20,000 दो, मुझे ब्याज के सहित दो, बाप ही ब्याज मांग रहा बेटे से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ठीक है, 10,000 दिए तो 10,000 ले ले, इससे ज़्यादा क्या लेगा।
फिर है ए अ मैन अनफीबल्ड बाय डिसीज और एज इन इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस अवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट टू एग्री टू पे बी अ रीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस बी एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ए बहुत बीमार है बेचारा, खाट के ऊपर उठा ही नहीं जा रहा। कोई नर्स आती है और वो उससे है ना जोर जबरदस्ती दबाव करके, ठीक है, उसको बेला पुसला लेती है, देखो आपसे तो खाट से उठा ही नहीं जा रहा है, और मेरे को आप ऐसा करो, रोज के 10,000 रुपये दिया करो ताकि मैं आपको ढंग से खिला दूँ पिला दूँ, और है मतलब फीस तो अलग ही ले रही है, उसके अलावा अंडी इन्फ्लुएंस करके अलग से पैसे और ले रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मान लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अंडी इन्फ्लुएंस करके नहीं ले सकते, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया बी ने, तो बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया और उसकी ए की स्वतंत्र सहमति नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बी ऐसा कोई भी सम देने के लिए ए ऐसा कोई भी सम देने के लिए बी के लिए बी को बाध्य नहीं है। A being in a debt to B, the money lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable. It lies on B to prove that the contract was not undue influence. ठीक है, मतलब है ये देखो, 1 मिनट हिंदी में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ए अपने गांव के साहूकार से बी ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्मक विरुद्ध प्रतीत होता है। यह साबित करने का भार है संविदा असमयक असर से प्रेरित है, ख के ऊपर है, ठीक है। मतलब ए ने लोन लिया, बी मनी लेंडर से साहूकार से लिया, ठीक है ना, एक नया लोन लिया, और ये लोन ऐसा लगता है कि ये लोक नीति के विरुद्ध है, मतलब ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब लोक नीति के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो पहले पिक्चर्स में देखा होगा, ठाकुर जी के पास पैसे में मांगने जाते थे और ठाकुर जी कहते थे अपनी बेटी को मेरी हवेली पर छोड़ जाओ, समझ गए। तो लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब लोक नीति के विरुद्ध ये वैश्यावृत्ति करवा रहा है, उससे रखेल बना के रख सकता है, मिस्ट्रेस बना के रख सकता है, कुछ भी उसका गलत इंटेंशन हो सकता है उसके प्रति, ठीक है। तो देखने से साफ पता चल रहा है, तो बी को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं है ना, मतलब, और इस तरीके से वो चाहे वैश्यावृत्ति के लिए ना ले तो कोई और पर्पस के लिए भी नहीं ले सकता ऐसे, तो ठीक है ना। और पर्पस के लिए भी आप इस तरीके से किसी को आप मनी लैंड करके किसी आदमी की बोली नहीं लगा सकते आप। तो ये लोक नीति के विरुद्ध कार्य होते हैं। तो ऐसा लगने पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस साहूकार के ऊपर होगा, ठीक है ना। उसे बताना होगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर है ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम when there is a stringency in the money market, the banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. कहने का मतलब है ए एक बैंककार है, मतलब बैंक है, के उधार के लिए ऐसे समय में आवेदन, तो ए एक बैंक है और ऐसे समय में आवेदन करता है कि जब धन के बाजार में तंगी है, जब ऐसे समय में आवेदन करता है धन के बाजार में, बैंकर ब्याज की अप्रायिक ऊंची दर से के सिवाय उधार देने से इनकार कर देता है। ए उन निबंधनों पर द्वारा प्रतिग्रहित, तो ये समव्यवहार कारोबार के मामूली अनुक्रम में हुआ है। ये संविदा कहने का मतलब कई बार होता है इन्फ्लेशन मंदी के टाइम में, आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, कोई कुछ लॉ के स्टूडेंट, जो कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है उन्होंने सुना होगा, बैंक के स्टूडेंट ने, जो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है, महंगाई वगैरह होती है, बैंक की ब्याज दरें कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है लोन देने की, ठीक है। तो महंगाई का टाइम था, तंगी का टाइम था और ब्याज दरें बढ़ाती बैंक ने, और उस टाइम ए ने कोई अनुबंध किया बैंक से, ठीक है, उधार धन लेने का, तो बैंक मना कर देता है कि अगर मतलब ये कहता है कि पहले तो आप 10% से लेते थे और अब आप 20% से कैसे ले रहे हो, तो बैंकर इनकार कर सकता है। यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा बैंक कि बैंक ने ए पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, ये इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताने की कोशिश भी की जितना मुझे समझ में आया। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है अगर कोई किसी की मतलब विल को, इच्छा को अगर प्रभावित करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कोई अगर वो बीमार है, कोई इंसान है, कोई एज में है, ऐसा कोई माइनर एज में है और फिर उससे
कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले वॉइडेबल होते हैं, और वॉइडेबल भी 19A के अंदर होते हैं। ओके, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? सेक्शन 111, जैसे एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात है उसी तरीके से मतलब जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। अब सेक्शन 17 पे चलते हैं। फ्रॉड, कपट क्या है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद द कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पर्सन पार्टी देयर टू इज एजेंट और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है सीधा सा, या खुद कर रहा है या खुद अपने अभिकर्ता एजेंट या किसी पर्सन द्वारा करवा रहा है, किसी पार्टी को ऐसा धोखा देकर, मतलब धोखा देकर उसका इंटेंशन नहीं धोखा देना। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का आशय है, शुरू से ही धोखा देने का आशय है। मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये काम ये कर दूंगी, लेकिन मैं उस काम को करना ही नहीं चाहती, पर ये बात तो मेरे को पता है मेरे मन के अंदर, ठीक है, धोखा देने का इरादा है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कपट का होता है, कपट की डेफिनेशन में आता है। द सजेशन एज अ फैक्टर ऑफ डाटा विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु, अब इसके कुछ एक दे रखे कि धोखा देने का तरीका किस किस टाइप का हो सकता है। जैसे सजेशन ऑफ एज फैक्टर, कोई ऐसा तथ्य है जो आप पता है आपको सत्य नहीं है, लेकिन उसको दूसरे वाले को विश्वास कराते हो नहीं यही बात सच है। मतलब सूरज उगता है, पूरब से सूरज उगता है, उससे विश्वास करा रहे हो नहीं नहीं आज तो सूरज पश्चिम से उगा है, पूरब से नहीं उगा है, ठीक है ना, तो ऐसा विश्वास कराना, ठीक है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय हैविंग नॉलेज ऑफ और बिलीफ ऑफ इट, आपको पता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपको पता है कि 10,000 रुपये की है, आपको अच्छे से पता है कि ये 10,000 रुपये की ही चीज़ है, कि कितना भी जोड़ लगा लो 10,000 से ऊपर इसका नहीं जाएगा, फिर भी आपने 10,000 के 1,00,000 रुपये किसी से ले लिया, एक्टिव कंसीलमेंट कर लिया, ठीक है, तो वो चीज़ धोखे के अंदर आ जाती है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने वादा तो कर लिया पढ़ाने का, और मेरा इरादा ही नहीं था पढ़ाने का, ठीक है, तो सीधा सा एक्टिव मतलब विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब प्यार किया, शादी तक की बात है, शादी से पहले ही धोखा दे दिया, करनी ही नहीं है, कर लिया प्यार वो ही काफ़ी है, तो वो चीज़ है। फिर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा कोई कार्य जो मतलब धोखे की श्रेणी में फिट हो जाता है, पूरा लगता है उसको देखने से कि हाँ इसने मेरे साथ धोखा ही किया है। एनी सच अदर और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज बाय लॉ स्पेसिफिकली रिप्लाइड बाय फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फ्रॉड की दे रखे, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के नाम से आते हैं। सेक्शन 53A होना चाहिए, 53A तो नहीं है, एक मिनट में देखती हूँ, कंफर्म करती हूँ। सेक्शन 53 है, 53A नहीं है, 53A तो पार्ट परफॉर्मेंस का, पार्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, आज जिसमें 2-3 बार आ गया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर भी आ चुका है टीपी एक्ट का। तो जैसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर बता रखे हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेसली डिबार्ड है, सेक्शन 53 में बता रखा है टीपी एक्ट के अंदर। तो ऐसे कोई कार्य हैं, ऐसी कोई भूल है जो विधि ने पहले ही बता रखा है कि भाई सीधे सीधे इस रास्ते जाओगे तो ये तो फ्रॉड वाले केसेस हैं, तो मत ही जाना। जब आपको बता दिया, अब राह दिखा दी आपको, कहते हैं ना चांदना, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं चांदना दिखा दिया फिर भी कुएं में कूद रहा है, तो वो वाली बात है, तो चांदना दिखा के कुएं में नहीं कूदना है, ठीक है। तो एक्सप्रेसली जो एक्ट और ओमिशन बता रखे हैं बाय द लॉ डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। Explanation: mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the contract circumstances of the case are such that regard being had to them. It is the duty of a person keeping silence to speak. मतलब ये ड्यूटी मतलब है फ्रॉड की, मतलब खाली चुप रहना, ये इसका है, खाली चुप रहना धोखा नहीं है, लेकिन चुप रहना धोखा जब हो जाएगा जब बोलना ज़रूरी है। देख रहे हो आप गलत हो रहा है, धोखा मिल रहा है और आप चुप हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको धोखे से बचाओ, और आपने बचाया नहीं, तब वहाँ धोखा देना हो जाएगा, सीधी सीधा है इसका। फिर और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, और वहाँ पर फिर तो उसको बोलना उसकी ड्यूटी थी और वहाँ उसने बताया नहीं। जैसे
पता नहीं ये एग्जाम्पल सटीक बैठ रहा है या नहीं, एक दिमाग में एग्जाम्पल जरूर आ रहा है मेरे। जैसे एक साड़ी की दुकान पे गई, महिलाओं को अधिकतर, मेरे साथ तो बहुत होता है ये, महिलाओं को अधिकतर जैसे साड़ी दिखाई और है, वो पूरी नहीं, बस बढ़िया बढ़िया प्रिंट है और है, ठीक है, लेके आ जाएंगे। आगे जाके पता चलेगा इस साड़ी में छेद था, ठीक है ना। अब उस दुकानदार को पता है इस साड़ी में छेद है, उसको भी पता है इस साड़ी में छेद है, फिर भी वो बेचे जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो वहां पर उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी मुझे बताना, तो वहां मैं केस फाइल कर सकती हूँ। और वहां पर उसको भी नहीं पता था कि इसके अंदर, साड़ी के अंदर छेद था, तो फिर वहां पर कोई बात नहीं है, वहां पर मियर साइलेंस धोखा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, होप सो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विद ए नोज टू बी अनसाउंड। ए बी में एक मतलब ऑक्शन को क्या कहते हैं अपन, नीलामी। नीलामी के अंदर बी को एक घोड़ा बेचने का करता है। ए जानता है कि वो घोड़ा सही नहीं है, पागल है या जो भी है। ए सेज नथिंग टू बी, ए बी नहीं कहता है, तो बी को घोड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो दिस इज नॉट अ फ्रॉड इन ए। बी को अनसाउंडनेस, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस के बारे में नहीं बताता है, तो दिस इज नॉट अ फ्रॉड, तो ये फ्रॉड नहीं है। बी इज, दूसरा एग्जांपल एक बार पढ़ रही हूँ मैं। B is A's daughter and has just come to of age. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. Horse is unsound. अच्छा, पहले वाले में तो कोई ड्यूटी व्यूटी भी नहीं थी उसकी बताना, और है, ठीक है, उसने बेच दिया, बात खत्म। A is ए B A की डॉटर थी और हैज जस्ट कम ऑफ एज। हैज़ जस्ट कम ऑफ एज का मतलब है अभी अभी मेजर हुई थी। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पक्षकारों के संबंध के कारण ए, यदि घोड़ा यदि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है तो इज ऑफ अनसाउंड, अच्छा, घोड़ा अनसाउंड माइंड का है तो यहाँ पर ये बता रखा है कि ए की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो अभी अभी क्या हुए हैं, मतलब उसने मतलब मेजोरिटी की एज प्राप्त करी है और उनका बीच का रिलेशन इस टाइप का है, पार्टीज के बीच का, कि बताना ड्यूटी बनती है, और उसने बताया नहीं है। और अगर वह ऐसा घोड़ा बेच देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, धोखे की श्रेणी में आ जाएगा। बी सेज टू ए, B says to A, if you do not deny it, if you do not deny it, I shall assume the horse is sound. मतलब B A को क्या कहता है, B A के बीच में करार होता है कि घोड़ा बेचना और खरीदना है एक को, ठीक है ना। B A से ये कहता है कि आपने अगर इसको मना नहीं किया, आपने अगर कुछ मना नहीं किया, तो मैं ये मानूंगा कि घोड़ा सही है बिल्कुल। ए सेज नथिंग, ए ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। तो ए साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, ए का मतलब ए का ना बोलना ही बोलने के समान है। जैसे राम ने शाम को कहा कि अगर तुमने मना नहीं किया तो मैं मानूंगा कि कुछ भी नहीं बोला, तो चुप भी रहे, तो मैं मानूंगा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है। शाम कुछ भी नहीं बोला, चुप बैठा रहा वो तो राम क्या मानेगा, राम तो यही मानेगा कि घोड़ा ठीक है। और यहाँ पर मान लो आगे जाके घोड़ा ठीक नहीं निकलता है, तो यहाँ पर ये फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे मियर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच है, बोलने के बराबर मानी जाएगी, और यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। डी है इसका, ए एंड बी बीइंग स्प्रेडर एंटर अपन अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, दोनों व्यापारी हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ ए चेंज इन प्राइस विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म, ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी, ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। तो इसमें ये बात आई है कि ए और बी मतलब दोनों व्यापारी है,
और जैसे कि मैंने बताया कि ए को पता है कि प्राइस चेंज होने वाली है, और अगर ये चीज़ अगर बी को पता था तो बी शायद कॉन्ट्रैक्ट करता है या ना करता है, या कुछ शर्तों में परिवर्तन करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ए नहीं बताता है। तो ये खाली मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये फ्रॉड कब बन जाता है? जब बी उस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ए से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कीमतों में कुछ चेंज हो सकता है, और ए को पता है कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, कुछ ना कुछ प्रभाव मार्केट पे डालेंगी, और वह चुप रहता है, बी के पूछने पर भी चुप रहता है। तो यहाँ पर उसका एक्टिव कंसीलमेंट है, और यहाँ पर जानते हुए वह नहीं बताता है, तो वहाँ पर उस केस में क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में भी जैसे अनसाउंड माइनस का था, और उसमें फ्रॉड नहीं माना था, इसीलिए फ्रॉड नहीं माना था कि क्योंकि अगर बी पूछता कि घोड़ा सही है क्या, और ये कहता नहीं बिल्कुल चंगा है, चाहे कितना भी करो आप, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है सीधे से लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो घोड़ा खराब निकल जाता आगे जाके, तब फिर वो क्या हो जाता? घोड़ा का वो मतलब एग्जाम्पल ए के अंदर फ्रॉड हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी फ्रॉड से रिलेटेड, कि फ्रॉड का अंदर क्या है। मैं इनके केसेस एक साथ ही बता दूंगी इसका। फिर आता है सेक्शन आता है 18, मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं दुरुपवेदेशन, ठीक है, कि परिभाषा दे रखी है। दुरुपवेदेशन क्या होता है में अभिप्रेत है कि उसके अंतर्गत आते हैं उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्राख्यान प्राख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से संदर्भित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है। कोई भी ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना, प्रवंचना मतलब धोखा करने के आशय नहीं है, और उस व्यक्ति को जो उसे करता है उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 कहता है कि डिफाइंस मीन्स एंड इंक्लूड्स सेक्शन सबसेक्शन फर्स्ट है द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of a person making making it making it of that it is not true though he believes it to be true। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? कोई चीज उसको भी नहीं पता है, उसको भी विश्वास ये है कि वो चीज सही है, और वो चीज हालांकि वो गलत है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन उसको विश्वास है। कई बार होता है ना अपने साथ कि कोई चीज अपन को सत्य लगती है और अपन अगले को बता देते हैं, अगले व्यक्ति को बता देते हैं, और आगे जाके वो चीज झूठ निकल जाती है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो और फिर दूसरा क्या है कि एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू, कोई भी ऐसी कर्तव्य का भंग करना कि जिसका इंटेंशन धोखा देना नहीं है, गेन्स और एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू बी प्रिजुडाइज और टू बी प्रिजुडाइज बाय वन क्लेमिंग अंडर हिम। और थर्ड है कोजिंग हाउ एवर इनोसेंटली, मतलब उसको भी नहीं पता है, निर्दोष रूप से अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, एक भूल कर देता है, एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच द सब्जेक्ट मैटर, खुद समझ कर ही कोई भूल कर देता है। कई बार हो जाती है कि कोई ऐसा कोई कार्य होता है जो न चाहकर भी उसको नहीं पता होता, भूल हो जाती है, भूल के अकॉर्डिंग वो खुद भी परफॉर्म कर लेता है वो कार्य, और अगले व्यक्ति को भी कह देता है कि तुम इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें डेरी वर्सेस पिक का मामला है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर आता है। ओके, इसके एग्जांपल मैं देती हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई भी है ना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिसका आशय क्या होता है, गलत तो बात तो गलत है, लेकिन बात गलत करने वाले को भी नहीं पता है, और उसका इंटेंशन मतलब धोखा देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें आती है वो किस में आती है? मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आती है, मतलब गलत तरीके से बताना, ठीक है, चीज कुछ और है और चीज को कुछ और बता देना, लेकिन इसमें यहाँ धोखा देने का आशय नहीं होता है। जैसे कि एक कार है, बी को बेचता है और कहता है कार बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और ए को सच में लगता है कि कार सही है, ए को भी पता है कि मेरी कार सही है, उसको नहीं पता कि इंजन या ब्रेक फेल है, ठीक है। तो
ए का ये कहना क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ए को सच की गलती, ए को सच की गलती थी, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। तो उसको गलती थी, खाली उसको पता नहीं था, उसके हिसाब से तो कार अच्छी थी और उसके धोखा देने की नीयत नहीं थी, तो ए का यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, फ्रॉड नहीं होगा। ए एक जमीन बेचता है और कहता है कि ये जमीन खेती के लिए उपयुक्त है। उसे सच में लगता है कि खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन असल में वह जमीन उपयुक्त नहीं होती है, मतलब बंजर जमीन होती है, कुछ उग नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। ए कहता है कि ये कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता है, और पुराना डेटा उठाकर देख लो, हर साल बढ़ता है, और लेकिन वर्तमान में कंपनी लॉस में है ना। तो ये भी क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, एक ने बता दिया और एक को पुराना डेटा ही ध्यान था और उसके अकॉर्डिंग बता दिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में वो उस पर केस करता है, किसी ने मेरे को गलत बताया, तो वो बोल देगा कि मैंने तो पुराने डेटा के आधार पर बताया था, नई स्थिति मेरे को पता नहीं थी। नए में हो सकता है कि वर्तमान में कंपनी क्या है, फ्रॉड में चल रही हो, वो सॉरी लॉस में चल रही हो। तो सेक्शन 17 और 18 में एक माइनर डिफरेंस यही है कि सेक्शन 17 के अंदर क्या है, होता है कि जानबूझकर झूठ बोला जाता है और इसमें बिना इंटेंशन के गलती की जाती है, झूठ नहीं बोला जाता, गलती की जाती है, वही मिस रिप्रेजेंटेशन है। सेक्शन 19 है, 19 और 19 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 तो बना हुआ है कोवर्जन, फ्रॉड, प्रपीड़न, और क्या बोलते हैं, फ्रॉड, कपट और मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, तीन चीज़ों के लिए बना हुआ है। जबकि जो 19A है वो 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए बना है। ये प्री का क्वेश्चन भी आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए बना है। When consent to an agreement is caused by a coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract, दोनों में voidable ही है। बस ध्यान इतना रखना, 19A में undue influence के लिए, 19 के अंदर 3 के लिए coercion, fraud और misrepresentation voidable होगी। voidable का मतलब ये है कि एक पक्ष का जाके कह सकता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ coercion किया, इसने मेरे साथ undue influence किया है। ठीक है, 19 के अंदर ये बात कही जाती है। a party to the contract whose consent was caused by, अगर एक पार्टी है और उसने उसकी कंसेंट अगर धोखे से और दुरुपदेशन से या फिर मे if the things fit insist that the contract shall be performed, that he shall be put in the position in which he would have been in if the representation made have that truth, तो वो उसको परफॉर्म करवा सकता है, वॉइडेबल करवा सकता है, कोर्ट में जाके डिमांड कर सकता है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या कोर्जन किया है। If such consent, exception है, if such consent was caused by misrepresentation or by silence or fraudulent within the section 17, the contract nevertheless is not voidable. Not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। कहने का मतलब है वहां पर नॉट voidable होगा। नॉट voidable का मतलब क्या होगा, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर पार्टी मतलब जानबूझकर धोखा खा रही है, जानबूझकर उसके पास प्रॉपर साधन थे कि वो पता लगा सकता है, ठीक है ना, और तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होंगे, वो नॉट वॉइडेबल होंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ऐसे करार किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके पास मीन्स साधन थे, सच ढूंढने के साधन थे और वह ढूंढता नहीं है, आलस के मारे बैठे रहता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होंगे। ठीक है, और उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है इसका, एक्सेप्शन पढ़ा था पहले। एक्सप्लेनेशन कहता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट स्कोज द कंसेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन हुम सच फ्रॉड वॉज practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। ठीक है, अगर ऐसा अगर कंसेंट अगर इस तरीके से ली जाती है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर इसी की बात को समझा रहा है कि मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उसके अंदर पूरे के पूरा मतलब वो पता लगा सकता है कि सच्चाई का पता लगा सकता है, उसके पास पूरे साधन हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइडेबल होगा, वैलिड होगा। ठीक है, और धोखा किया हुआ माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को एक्सेप्शन की बात को ही वापस समझाया एक्सप्लेनेशन में। अब
इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट। ए इंटेंटिंग टू डिसीव बी, ए बी को धोखा देना चाहता है, फॉल्सली रिप्रेजेंट, ठीक है, उसको फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है। 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली, मतलब कोई भी फैक्ट्री है उसमें इंडिगो 5000 जो माउंट्स इंडिगो है होती हैं, मतलब 5000 माउंट्स का मतलब है मन इंडिगो होती हैं, वो उसकी फैक्ट्री में हर साल होती हैं। और ऐसा नहीं होता है, और बी ऐसा मतलब उससे करार कर लेता है बाय द फैक्ट्री, और वैसी फैक्ट्री बाय कर लेता है, और भले वो फैक्ट्री लॉस में चल रही है। तो यहाँ पर ये वोइडेबल है, बी के ऑप्शन पे सीधा सीधा दिख रहा है, धोखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है ए बाय अ मिस रिप्रेजेंटेशन लीड्स बी एररनेसली टू बिलीव दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो मैटर, मतलब उसको मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ए को ही पूरी बात का पता नहीं होता है, ए देख के बोल देता है इस फैक्ट्री में 500 मन हर साल होते हैं। बी एग्जामाइन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री, बी फैक्ट्री के एग्जामाइन करता है, एंड विच इट शोज ओनली 400 माउंट्स, और एग्जामाइन करता है और उसे पता चलता है बही खाता देखने के बाद कि 400 मन ही होते हैं इंडिगो। आफ्टर दिस बाय द फैक्ट्री द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइटेबल, वैलिड है, क्योंकि अब मिस रिप्रेजेंटेशन और उसने वो सारी चीज़ें को क्या किया है, देखा भी है, खोजबीन भी की है। फिर है सी, ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म्स बी डेट इज असेस ई स्टेट इज फ्री फ्रॉम इनकम्प्लेंस, मतलब ए की कोई संपत्ति है, उस पर कोई भी मॉर्गेज वगैरह, बंधक वगैरह या गिरवी वगैरह नहीं है। बी देयरइन बाइज द ई स्टेट, बी उसकी संपत्ति को खरीद लेता है। द ई स्टेट, हाँ अंकल जी आई, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, थोड़े थोड़े अब क्या है, सामाजिक प्राणी है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, तो इनफॉर्मल तरीके से, तो अब बात है, सबको संभालना पड़ता है, भारतीय नारी है ये। आगे चलते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अब लेक्चर इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन सी क्या है, एग्जाम्पल इसका सी है सेक्शन 19 का। ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म्स बी डेट डेट इज ई स्टेट इज फ्री फ्रॉम, वही है इनकम्प्लेंस वाला, और उससे वो कर लेता है कि मेरी जो संपत्ति है बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, और जबकि द ई स्टेट इज सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज, जबकि वो बंधक था उस ई स्टेट पे। बी में आइदर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको खारिज करवा सकता है, और इंसिस्ट मतलब मॉर्गेज डेब्ट टू रिडीम, या फिर उसको बोल सकता है कि पहले तो तेरा बंधक जो भी है उससे अपनी संपत्ति को छुड़वा, फिर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना, ऐसा कह सकता है। वॉइडेबल करवा सकता है या फिर वॉइड करवा सकता है, जो भी है सिरे से भी खारिज करवा सकता है, तो ये बी के पास ऑप्शन है। अगला है बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वैन ऑफ और ऑन द ई स्टेट ऑफ ए, ठीक है, तो बी ने एक बी क की एक संपदा है जिसमें ख अस्य की एक शिरा को पता लगाकर, और क के से उस अस्य के अस्तित्व को छिपाने का साधनों का प्रयोग करता है और छिपा लेता है, मतलब उसको पता चलता है वैन ऑफ और डस कंसील द एक्टिव existence of the ore from A. Through A's ignorance, B is unable to buy the E state at a under value. ठीक है, अंडर वैल्यूड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। कहने का मतलब है कई बार अपन जमीन वगैरह खरीदते हैं, अपन को मान लो कोई करार है, उसमें वह व्यक्ति कह देता है कि ये ज़मीन है मेरी, ये खेती की ज़मीन है, ये बहुत ही उपजाऊ है और है, जबकि उसको पता है उपजाऊ नहीं है, एक्टिव कंसीलमेंट वगैरह कर लेता है, और ऐसे में वो क्या करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगले पक्षकार, जैसे कि इसके अंदर ए के ऑप्शन पर वॉइडेबल है, उसी तरीके से वॉइडेबल हो जाएगा। A is entitled to succeed to an estate at the death of a B. A को मतलब वारिस बनता है एक संपत्ति का, B की डेथ पर B dies, B मर जाता है, B dies, B dies. C having received intelligence of B's death prevent the intelligence reaching A and thus induce A to sell him his interest in the estate. The sale is voidable at the option A. कहने का मतलब कि ख की मृत्यु हो जाती है, ग उस समाचार को क तक नहीं पहुंचाने देता है, ठीक है ना, मतलब मृत्यु हो गई, और सी है ना इस समाचार को, मतलब मृत्यु हो गई वो पहुंचाने ही नहीं देता है, और इस तरह का से उत्प्रेरित करता है कि संपदा अपना हित हाथ में बेच दे,
और उससे इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि उसके पास में जो संपत्ति है ये वो बेच दे। ठीक है, तो ये जो विक्रय होगा, ये जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, जो वॉइड हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द ए। तो ये सेक्शन 19 था जिसके अंदर कोवर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ दैट पर्सन। Section 19A है power to set aside a contract induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the undue influence से असमय कसर से अगर कोई किया जाता है तो consent so caused, जैसे कि वो consent ली गई है तब से वो माना जाएगा, तब से ऐसा माना जाएगा कि उसकी undue influence से ली गई है और फिर वो consent नहीं। ठीक है, तो ये तो सेक्शन 19 था। सेक्शन 19 ए है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर है तो वो भी सेट असाइड करवा सकते हैं, वॉइडेबल डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। any contract which may be set aside either absolutely करवा सकते हो आप, पूरा का पूरा खारिज करवा सकते हो। the party who was entitled to avoid it or received any benefit thereunder upon such terms and condition to the contract as may deemed fit। ठीक है, और कोई भी अगर कोई भी अनुचित लाभ अगर लिया है तो कोर्ट से उसकी वापस डिमांड करवा सकते हो कि वह लाभ भी वापस दे। जैसे किसी ने धोखे से कोई प्रॉपर्टी बेचने का कोई करार कर लिया, खरीदने का कर लिया, और खरीदार ने कोई एडवांस में कोई पैसा दे दिया, बाद में ना तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी ना कोई ऐसा बेचने वाला था, तो वो जो एडवांस दिया है वो एडवांस वापस कोर्ट में जाके रिसीव कर सकता है। तो कोर्ट अनड्यू जो बेनिफिट है उसको वापस देने का आदेश दे सकता है। हो गया, इसका एग्जांपल है ए's son has a false B's name to a promissory note। ठीक है, ए का सन एक जाली जो प्रोमिसरी नोट होता है बी के नाम से। ठीक है, और बी अंडर द थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एज सन। ठीक है, बी क्या करता है कि ए के बेटे को, ठीक है, मतलब अभियुक्त करने के लिए, केस चलाने के लिए क्या कर देता है, ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ फॉर्चून नोट। ठीक है, जाली नोट के बदले उससे अमाउंट वसूल करता है कि अगर देखो तुम्हारे पास जाली नोट है और जाली ये जो भी नोट है ना प्रोमिसरी नोट, उसके बदले में तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसे डरा धमकी देके और कुछ पैसा उससे वसूलता है। इफ बी स्यूज ऑन दिस बॉन्ड द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड। अगर बी अगर इस बॉन्ड के बिहाफ पर अगर वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना चाहता है कि भाई जाली के हिसाब से इसने मेरे से इस तरीके से लिया है, तो कोर्ट सेट असाइड करवा सकता है। अ मनी लेंडर एडवांसेस 100 टू बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, एक खेतीबाड़ी वाले किसान को देता है 100 रुपये एडवांस देता है साहूकार। बाय अनड्यू इन्फ्लुएंसर इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर 200 और 6%, मतलब 100 रुपये के बदले किसान को क्या कहता है 200 रुपये लूंगा और वो भी 6% ब्याज से। ठीक है, द कोर्ट में सेट असाइड ऐसा बॉन्ड सेट असाइड करवा सकता है। ऑर्डरिंग टू रिपे ये भी कहेगा कि 100 रुपये तो रिपे कर और विद इंटरेस्ट एज जस्ट थिंक। ठीक है, जितना मतलब 100 रुपये जो ब्याज सहित जो रीजनेबल ब्याज सहित जो बनता है वो पे कर दो, बाकी बॉन्ड को खारिज करवा देगा। तो सीमा तक आपस कर सकता है जितना रीजनेबल हो। फिर है सेक्शन 20 एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर है, दोनों को ही तथ्यों का पता नहीं है, तो फिर एग्रीमेंट ही किस बात का। ठीक है, दोनों ही दाल को चावल कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड होंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जैसे कि वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ टू एन एग्रीमेंट, अगर तथ्यों की भूल है दोनों ही पार्टी के अंदर तो एग्रीमेंट इज वॉइड। एक्सप्लेनेशन एंड एररनेस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट डीम्ड ऑफ मिस्टेक ऑफ। एररनेस गलती से, भूल पर ही अगर मान लो, अब जैसे कोई उसको पता है, जैसे उसको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये दाल ही है चावल नहीं है, लेकिन मैं नींदों में ऐसे ही ठीक है मस्ती मजाक में हाँ नहीं नहीं ये चावल है चावल है चावल है, एररनेसली। ठीक है, एररनेसली अगर कोई ऐसा कोई कहता है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे ए एग्रीज टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। मतलब
ये कोई जहाज पे लाद के ए बी से कोई माल बेचने का और भेजने का करार करता है जो इंग्लैंड से बॉम्बे की तरफ जाएगा। इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे एंड गुड लॉस्ट। मतलब वो जो शिप था वो हो गया कास्ट अवे हो गया, और जो चीज़ें थी गुड्स थी वो क्या हो गई, गुड्स एक दिन पहले ही क्या हो गई, चीज़ें जो थी वो नष्ट हो गई और बहुत संतप्त हो गया। कास्ट अवे का शायद डूबना होगा शायद, ठीक है ना, और गुड्स लॉस्ट अवे, ठीक है ना, यहाँ पे संतप्त लिख रखा है। फिर है नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, दोनों को ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया। मान लो जैसे कोई कार्गो से माल जाना था, बीच में ही लूट खसोट हो गई और बीच में ही जहाज डूब गया और दोनों पार्टी को पता नहीं था, तो दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टन हॉर्स, ए बी से एक कोई निश्चित घोड़ा खरीदना चाहता है। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, अब वो घोड़ा ही मर गया, ठीक है, जब वो पूरा होना चाहिए था। दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब घोड़ा ही मर गया तो दोगे किसे, मरे हुए घोड़े को थोड़े ना दोगे। ए बीइंग एंटाइटल टू एन एग्जीक्यूट ई स्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी agrees to sell it to C, बी was dead at the time of the agreement, ठीक है। ए मतलब बी मतलब जीवन पर्यंत के लिए एक संपदा का हकदार होते हुए क को उसे ग को बेचने का करार करता है, ठीक है ना, क को ग को बेचने का करार करता है, लेकिन ख मर चुका होता है, किंतु दोनों पक्षकार इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं। मतलब उनको करना था, ग के मरने पर करना था, लेकिन दोनों ही इस तथ्य पर क्या होते हैं, बी के मरने की बात दोनों को ही, ए और सी दोनों को ही पता नहीं होती है, दोनों को करार करना था और वो करार कर ही नहीं पाते मान लो, तो इस चीज़ को इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट होती है और ये तीनों ही चीज़ में वॉइड होगी। तो ये सेक्शन 20 का एग्जाम्पल है। तो जहाँ दोनों ही पक्षकार तथ्यों की भूल में होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होते हैं, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सेक्शन 20 के अंदर सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड होंगे। सेक्शन 21 है इफेक्ट ऑफ अ मिस्टेक एज टू लॉ। अगर विधि की भूल है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल मतलब वैलिड है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ एनी लॉ फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट फोर्स इन नॉट इन इंडिया सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है अगर कोई लॉ इंडिया के अंदर फोर्सेबल नहीं है और फिर अगर कोई करार कर लिया तो फैक्ट की मिस्टेक की तरह माना जाएगा, मतलब वॉइड माना जाएगा। और अगर इंडियन की अगर है तो वो नॉट वॉइडेबल होंगे, ठीक है। जैसे ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया ग्राउंडेड ऑन द एरसनेस बिलीव दैट अ पर्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ठीक है। एरसनेसली किया, दोनों को ही पता नहीं था, तो ये नॉट वॉइडेबल होगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से ये सेक्शन 21 है। अब बात आती है सेक्शन 21 में, देखो मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है और मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। तथ्यों की भूल होती है, विधि की भूल होती है। अगर तथ्यों की भूल दोनों पक्षकार द्वारा की गई है तो वॉइड होगी, है ना। और तथ्यों की भूल अगर यूनिलेटरल एक पक्षकार द्वारा की गई है तो वैलिड होगी, नॉट वॉइडेबल होगी, ठीक है, वैलिड होगी, नॉट वॉइडेबल होगी। ये सेक्शन अपन 22 के अंदर पढ़ेंगे ये चीज, यूनिलेटरल वाली, ठीक है। अब है लो, लो अगर फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक है तो वैलिड है, अगर फॉरेन लॉ की सॉरी इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो वैलिड है, और फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक है तो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगेगा, मतलब वॉइड है, ओके। अब सेक्शन मुझे भी इतना ही समझ में आया है तो मैंने आपको समझा दिया। अब सेक्शन 21 है कॉन्ट्रैक्ट कोज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इज एक यूनिलेटरल एक पक्षी मिस्टेक है, मतलब दोनों पार्टी को मिस्टेक नहीं है, एक ही पार्टी को भूल है। जैसे मुझे भूल थी कि ये चावल है जबकि ये थी क्या, दाल, तो दाल में काला था चावल में काला नहीं था। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to its being uh, being under
मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, तो नॉट अवॉइडेबल। अगर सेक्शन 20 देखो इनके आगे लिख लेना, सेक्शन 22 के अंदर मिस्टेक होगी तो नॉट अवॉइडेबल, सेक्शन 21 के अंदर है तो नॉट अवॉइडेबल है, फॉरेन लॉ की है तो एज इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड होगी, और सेक्शन 20 की बात है तो वॉइड होगा। ठीक है, इनके आगे लिख लेना क्योंकि इनके इफेक्ट आते हैं एक्चुअली एग्जाम में, कि अगर सेक्शन 20 की भूल करी तो वॉइड होगा, वॉइडेबल